तो अभी तक हम फंक्शंस में पिछले लेक्चर में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस के लिए पढ़ा था और आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, डू योरसेल्फ 8 दिया था, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। और डू योरसेल्फ 8 में वैसे भी आप देख रहे होंगे कि जो उसका लास्ट प्रॉब्लम उसमें एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे नहीं रखा और फॉग एक्स फाइंड करने को बोला है, तो उसे छोड़कर बाकी सारे प्रॉब्लम्स हो गए होंगे। और जो इलस्ट्रेशंस थी आपने मेरा कहा माना होगा, उन इलस्ट्रेशंस को डेफिनेटली करके देखा होगा। ठीक है, तो चलिए, पिछली बार हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन नहीं पढ़ा था, तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सो लेट अस बिगिन विथ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, let us see this. तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो पहली प्रॉपर्टी कंपोजिट फंक्शंस की, वो है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी कंपोजिट ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस फॉलो नहीं करते। दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट commutative. When I say commutative, it means that is fog is not equal to goff in general. तो गॉफ और फॉग इन जनरल इक्वल नहीं होते, यानी फॉग एक्स का फॉर्मूला और गॉफ एक्स का फॉर्मूला जनरली इक्वल नहीं आता, दोनों फंक्शन सेम नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पर, इफ आई टेक एफ एक्स एज से एक्स स्क्वायर and I take gx as sin x, और मैं आपसे पूछूं fog x क्या होगा, तो fog x हो जाएगा f of sin x और उसका स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर x। और गॉफ x की बात करें अगर हम, तो गॉफ x होगा g of fx, g of fx का मतलब g of x स्क्वायर, और ये हो जाएगा sin x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि fog और गॉफ दोनों इक्वल नहीं हैं, दे आर नॉट इक्वल। जबकि एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब और जी एक्स है एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि फॉग एक्स जो आएगा, फॉग एक्स दैट विल बी एक्स टू द पावर 6। और इसी तरीके से आप समझ गए एक्स टू द पावर 6 कैसे आएगा, स्लो मोशन में बताऊँ, विल बी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर यार उसका क्यूब करेगा तो एक्स के बाद 6 आ जाएगा। और अगर मैं गॉफ एक्स फाइंड करूँ, गॉफ एक्स दैट विल बी जी ऑफ एक्स क्यूब और फिर इसका क्या होगा स्क्वायर, एंड देन फाइनली दिस विल बी एक्स टू द पावर 6। सो इस केस में, सो वी हैव गॉट द रेंज एज एक्स टू द पावर, मतलब हमारे पास दोनों से फॉर्मूला कैसा आ गया, सेम आ गया, यानी फॉग और गॉफ कैसे हैं, फॉग एक्स और इस केस में गॉफ एक्स, दोनों इक्वल हैं। तो आमतौर पर इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर इक्वल नहीं होता। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी, नाउ लेट अस कम डाउन टू सेकंड प्रॉपर्टी। Now in the second property, that is property number 2, is related to associativity. पहली प्रॉपर्टी किससे एसोसिएटेड थी, कम्यूटेटिविटी से, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है एसोसिएटिविटी से। सो कंपोजिट ऑफ फंक्शंस, कम्यूटेटिव तो नहीं होता लेकिन एसोसिएटिव होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। व्हेन आई से एसोसिएटिव, दैट इज F composite G composite H is equal to F composite G composite H, that is provided all compositions are defined। यानी जो भी लिखा है all compositions are defined। तो यहाँ पर जो एसोसिएटिविटी का मतलब है, उसका मतलब है आप लास्ट के दो को कंबाइन कर लें, कंपोजिट कर लें, फिर एफ के साथ कंपोजिट कर लें, या फिर एफ और जी को पहले कंपोजिट कर लें फिर एच के साथ कंपोजिट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द एंड रिजल्ट विल बी सेम। इसको समझें ऐसा क्यों,
अगर मैं F कंपोजिट G कंपोजिट H की बात करूं तो देखें, वी हैव दिस इज H and say this is G and finally we have say F. ये मेरे पास तीन फंक्शंस हैं, ठीक है, F कंपोजिट G कंपोजिट H. सुंदर बनाते हैं थोड़ा सा. So this is F and here. अगर आप क्या करें, H, G और H को एक डब्बे में बंद कर दें तो ये जो नई मशीन बनी इस डब्बे के अंदर, इस मशीन का नाम होगा G कंपोजिट H. और फिर ये एक पूरा नया डब्बा, दिस न्यू मशीन इज नथिंग बट F कंपोजिट G कंपोजिट H. So you can call this because ये एक अपने आप में एक मशीन बन गई G कंपोजिट H और फिर उसके बाद एक नई मशीन जुड़ी F. So this whole thing becomes F कंपोजिट G कंपोजिट H. अब आप देखें इसमें अगर मैं इनपुट डालता हूँ यहाँ से, if I put in X over from here, then I will get HX here and then here I will get G of HX and finally I will here get as F of G of HX. ये मिलेगा, ठीक है. और अगर मैं ये वाली मशीन बनाऊं F कंपोजिट G कंपोजिट H तो बात तो वैसे ही होगी. देखें इसमें क्या होगा, सपोज दिस इज H, अगेन दिस इज G एंड दिस इज F. तो अब की बार पहले कौन सी मशीन बनाएंगे आप, यू विल मेक द मशीन F कंपोजिट G. So it will be this. अब की बार आपने इसको एक नई मशीन मान लिया इन दोनों कंबाइन करके और फाइनली अब आप इसे H से जोड़ रहे हैं. तो सिर्फ पैकिंग का फर्क है, आप देख रहे हैं, सिर्फ जो मशीन्स का प्लेसमेंट है वो तो बिल्कुल इंटरनली वही का वही है, बस अंदर क्या है, इसमें क्या है, ये दोनों एक मशीन बनकर एक्ट कर रही है. these two are acting like a single machine. Here these two are acting like a single machine and this machine is F composite G and this machine is H. So this whole machine is F composite G composite H. ये पूरी मशीन है. तो दोनों में फ़र्क देख रहे हैं, बस सिर्फ पैकिंग का फ़र्क है. अब आप अगर इसमें यहाँ पर X पुट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, HX. और जब ये HX फिर अंदर जाएगा तो सबसे पहले किस में जाएगा, G में, तो ये बनेगा G of HX. और फाइनल जो आउटपुट आएगा वो वही आएगा F of G of HX. यानी कोई अंतर नहीं होगा आउटपुट में. तो इसलिए दोनों मशीन्स कैसी हैं, सेम टू सेम है. दोनों मशीन में कोई अंतर नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली यू पुट इन X, यू गेट दिस आउटसाइड. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं F एक फंक्शन ले लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से टू सेट ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इंटीजर्स एंड Fx इज से 2x and G I take from this two rational numbers and that is G of x is equal to say 1 upon x. and ये समझ गया I नॉट का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स and then I take H from the set of rationals to the set of reals and say Hx is e to the power x. तो मैंने ये तीन फंक्शन ले लिए, ठीक है, e to the power 1 by x कह देते हैं, e to the power 1 by x. सपोज ये मैंने तीन फंक्शंस अपने आप कंसिडर कर लिए. तो अगर मैं इस फॉर्मेट में जाऊं तो आपने इसमें x डाला, किसमें, h में, तो बाहर क्या आएगा, e की पावर आपने सबसे पहले डाला इसके अंदर, यू हैव पुट इन, तो यहाँ पर मुझे ऐसा कर देना चाहिए एफ जी और एच में सबसे पहले जो आउटपुट आएगा वो ये एच ले लेते हैं. लेट मी टेक दिस एज एच एंड थोड़ा चेंज करते हैं नोटेशन में. तो एच और इसको ले लेता हूँ मैं, इफ आई टेक दिस एज एच एंड देन
the next will be G and this will be F. तो यानी मैं H ले लेता हूँ इसको, फिर इसको ले लेता हूँ G और इसको ले लेता हूँ F. थोड़ा सा नोटेशन में फ़र्क किया क्योंकि यहाँ हम F कंपोजिट G कंपोजिट H देख रहे हैं, तो ऐसा ले लेते हैं. ठीक है, ये फंक्शन ले लिया हमने. H कहाँ से कहाँ तक लिया? नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स. G लिया फ्रॉम द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स टू द सेट ऑफ रैशनल्स, और F लिया रैशनल्स से रियल नंबर्स पर. H दिस एंड दैट. तो आप मुझे बताएं कि व्हाट विल बी H ऑफ X इन दिस केस. H ऑफ X यहाँ पर इस केस में कितना बन जाएगा? बोलें. दिस विल बिकम 2x. और फिर G ऑफ HX क्या बन जाएगा? 1/2x. और जब 1/2x हम F में डालेंगे तो बाहर क्या आएगा? e की पावर 2x. तो यानी कि अगर मैं इस तरह की कुछ सेटिंग कर लूँ कि F हमारे पास ये हो, G ये हो, H ये हो, तो आप देख सकते हैं कि X इसमें डाला हमने, और ये X हमने कहाँ से डाला होगा? फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. और फाइनल जो आउटपुट आपको मिला होगा वो कहाँ मिला होगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स में, ये R में मिला होगा. तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें, इफ आई पुट इन X, तो दिस HX विल अगेन बी नथिंग बट कितना? 2x. तो अंदर इंटरनली काम तो वही हो रहा है ना, देखो. और ये कितना बन जाएगा? 2x में 1/2x, और ये बन जाएगा e की पावर 2x. और यहाँ भी इनपुट कहाँ से आएगा? नेचुरल नंबर से, और आउटपुट कहाँ आएगा? रियल नंबर्स में. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं. तो कहने का मतलब है एसोसिएटिविटी में अगर आपके पास तीन फंक्शंस हैं F, G और H, तो आप पहले F और G का कंपोजिट कर लें, फिर H का कर लें, या फिर पहले G और H का कर लें, फिर F से कंपोजिट कर लें. कोई फर्क नहीं पड़ता. द वैल्यू विल कम आउट टू बी द सेम, द फंक्शन विल बी सेम. इज इट क्लियर? तो एसोसिएटिविटी को ये फंक्शन क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. और ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा जो हमने यहाँ प्रोड्यूस किया. चलिए आगे बढ़े. तो ये प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 तो ठीक है, कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है. तो पहली तो हमने ये पढ़ ली कि भाई कंपोजिट जो फंक्शन कंपोजिट ऑफ फंक्शंस है वो क्या नहीं होता? दैट इज नॉट कम्यूटेटिव. दूसरा, बट इट इज एसोसिएटिव. नाउ लेट अस मूव डाउन टू थर्ड प्रॉपर्टी. द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शंस इज अ बाइजेक्शन. थर्ड प्रॉपर्टी. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. Composite of two bijections is a bijection. तो ये ध्यान रखें. ऐसा क्यों? Let us prove it. Let F A to B and G B to C be two bijections. और हम क्या शो करना चाहते हैं? टू शो Goff is also a bijection. तो हमें शो करना है कि ये भी एक बाइजेक्शन होगा. तो चलिए लेट अस प्रूव इट कि Goff इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन. सबसे पहले प्रूव करते हैं 1, 1. तो पहले तो आप समझ लें कि Goff कहाँ से कहाँ फंक्शन होगा. तो पहले यहाँ पर क्लियरली जो Goff फंक्शन होगा दैट विल बी डिफाइंड फ्रॉम A टू C. और ये पता कैसे चलता है? देखो, G सबसे पहले इनपुट किस में जाएगा? F में. और वो कहाँ से आएगा इनपुट? A से. फिर F जब उस पर एक्ट करेगा तो फाइनली वो आउटपुट कहाँ देगा? B में. और G उसको B से उठाकर कहाँ डाल देगा? C में. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये और ये A, ये B और ये C. यहाँ से यहाँ कौन है? F. और यहाँ से यहाँ कौन है? G. तो F यहाँ से एलिमेंट उठाएगा, यहाँ डालेगा, फिर ये यहाँ से उठाएगा, इधर डालेगा. तो फाइनल आउटपुट कहाँ मिला? A से इनपुट आया और फाइनल आउटपुट C में मिला. सो दिस इज Goff. तो Goff इज फ्रॉम A टू C. तो यानी कुल मिलाकर अगर ये A है, ये B है, तो ये C है, तो Goff क्या करेगा? सीधा A को C पर मैप करेगा. तो Goff इज फ्रॉम A टू C. तो लेट अस सी दैट इट इज 1, 1.
तो 1 1 प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना है, दो अलग अलग इनपुट्स पर आउटपुट भी अलग अलग आएंगे, या फिर यूं दिखा दूं कि दो इनपुट्स पर अगर आउटपुट सेम है तो ऐसा तभी संभव है जब दोनों इनपुट कैसे हों, सेम हो। क्लियर हुआ? यानी कि हम ये शो करना चाहेंगे कि गॉफ अगर 1 1 है तो गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2 ओनली व्हेन x1 इज इक्वल टू x2। ऐसा नहीं हो सकता कि x1 और x2 डिफरेंट हो और गॉफ x1 और गॉफ x2 इक्वल हो जाए, तब तो मेनी 1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या शो करना है 1 1 के लिए कि गॉफ ऑफ x1 अगर गॉफ ऑफ x2 के बाय चांस इक्वल है तो ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब x1 और x2 दोनों बराबर हो जाएं। तो आप क्या करें, लेट x1, x2 belong to A such that gauge of x1 is equal to gauge of x2. So this implies what? This implies that g of fx1 is equal to g of fx2. लेकिन g कैसा फंक्शन है? बट g is 1 1, g 1 1 फंक्शन है। क्यों? g बाइजेक्शन है ना, ये दोनों बाइजेक्शन है। जब दोनों बाइजेक्शन है तो g 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अगर g 1 1 है तो g के दो इनपुट्स पर, एक इनपुट क्या fx1, दूसरा इनपुट क्या fx2, दोनों इनपुट पर आंसर सेम आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये तो g तो मैनी 1 बन जाएगा। तो 1 1 होने के लिए दोनों इनपुट भी कैसे होने चाहिए, सेम। तो इसलिए f of x1 इज इक्वल टू f of x2। ये क्लियर हुआ? क्योंकि g 1 1 है तो g of this input and g of this input are same, but these two inputs cannot be different because अगर ये दोनों इनपुट डिफरेंट है तो दो डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट आ गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। तो इसलिए fx1 और fx2 कैसा होना चाहिए, इक्वल। अब फिर से, बट f is 1 1, f भी कैसा है, 1 1 है। अगर f 1 1 है तो उसका मतलब फिर से x1 इक्वल टू x2 हो गया। और जैसे ही x1 इक्वल टू x2 आया, इसका मतलब गॉफ x1 गॉफ x2 के बराबर तभी हो सकता है। दोबारा से सुन लो, गॉफ x1 गॉफ x2 के बराबर तभी हो सकता है जब x1 और x2 आपस में इक्वल हो। यानी ये दोनों डिफरेंट होते हुए ये बात हो ही नहीं सकती कि दोनों इक्वल हो जाएं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि x1 और x2 डिफरेंट हो और गॉफ x1 और गॉफ x2 इक्वल हो जाए, क्योंकि हमने दिखाया अगर गॉफ x1 और गॉफ x2 इक्वल है तो x1 और x2 को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो इसलिए गॉफ कैसा हो गया, 1 1 हो गया। गॉफ इज 1 1। अब हमें शो करना है कि गॉफ कैसा होगा, ऑन टू होगा। तो एक बार देख लें अच्छे से, फिर गॉफ ऑन टू प्रूफ करते हैं। तो ये हटा रहा हूं, ठीक है। तो बस 1 1 प्रूफ करना काफी आसान था। गॉफ x1 इक्वल टू गॉफ x2 माना और बात हो गई पूरी। और फिर दिखा दिया कि x1 और x2 कैसे हैं, डिफरेंट नहीं है, इक्वल हैं। तो फंक्शन 1 1 हो गया। अब हमें प्रूव करना है ऑन टू। अगर आपको याद हो कोई फंक्शन ऑन टू है तो आप, अभी मैंने यहाँ लिखा था, मिटा दिया हालांकि, कि ये a टू c है। तो c क्या है इसका, कोडोमेन। c क्या है, कोडोमेन। अगर मुझे ऑन टू प्रूफ करना है देन आई विल हैव टू प्रूव दैट रेंज ऑफ गॉफ शुड बी इक्वल टू c, क्योंकि ऑन टू के लिए रेंज शुड बी इक्वल टू द कोडोमेन। तो वी विल हैव टू शो दैट रेंज इज इक्वल टू c इटसेल्फ, या यूं कहूं कि c का हर एलिमेंट का एक प्री इमेज मिलेगा। यानी c पूरा का पूरा यहाँ पर इमेज, c पूरा का पूरा मैपिंग से कवर्ड होगा। यानी c में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो गॉफ की इमेज ना हो। That is what we mean by onto. So therefore we have to prove for every c there exists some a belonging to capital A such that gauge of A is equal to that c. तो जरा समझें, अभी समझ में आ जाएगा। तो हमें प्रूव करना है कि गॉफ onto है। तो let c belong to c, कैपिटल c। तो c कोई एलिमेंट उठा लिया हमने कैपिटल c में। सिंस f is on to, f कैसा फंक्शन है, on to फंक्शन है। This implies there exists b belonging to b such that there exists b belonging to b, बल्कि g is on to कहना चाहिए। Since g is on to, therefore there exists b belonging to b such that g of b equal to c, कि g of b क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्यों?
G ऑन टू है, G ऑन टू है यानी G अपनी मैपिंग में पूरा का पूरा C यूज करता है, पूरा C, यानी हर C की कोई ना कोई क्या होगी यहां पर, प्री इमेज होगी अंडर G, तो GB इक्वल टू C, so that is it, and since F is on to, F is on to, this implies there exists A belonging to A such that f of a किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा, f of a इक्वल्स टू b, क्यों, f b कैसा फंक्शन है, ऑन टू है, तो वो b के पूरे एलिमेंट्स को मैप करता है, तो यानी हर b के लिए कोई ना कोई क्या मिलेगी, प्री इमेज मिलेगी, तो यहाँ कोई ना कोई a मिलेगा जिसको f किस पर कैरी कर देगा, b पर कैरी कर देगा, तो f of a इक्वल टू b. नाउ what is gof of a? It will be g of f of a, and what is f of a? It is b, and what is g of b? C. इसका मतलब this implies for every c belonging to capital C there exists a belonging to a such that gof of a equal to C, therefore gof is on to, यहाँ से प्रूव हो जाता है, दिस इम्प्लाइज गॉफ इज ऑन टू, गॉफ ऑन टू, तो क्लियर हुआ ऑन टू के लिए क्या हुआ, क्योंकि आप याद रखें एक चीज कि अगर मुझे ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट, आपको याद होगा कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे, या यूं कहूँ कि हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक प्री इमेज होनी चाहिए, रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन, तो उसी बात को क्या कह सकते हैं कि हर एलिमेंट की यहाँ प्री इमेज होनी चाहिए, यानी हर किसी के लिए कहीं ना कहीं कोई है, तो यहाँ पर हर C के लिए एक A मिलना चाहिए इधर, ताकि उस A की मैपिंग इस C पर हो, ये शो करना होता है, तो यहाँ पर हमें क्या शो करना था कि GOF ऑन टू है, तो हमने एक C उठाया कहाँ से, C से, और दिखाएंगे इस C के लिए कहीं ना कहीं कोई है, और वो कहीं ना कहीं कोई है, वो कौन है, उसके लिए कौन बना है, उसके लिए A, तो यहां पर हमने देखा गॉफ ऑफ ए किसके बराबर हो गया, C के बराबर हो गया, यानी C के लिए कौन है, A है, और वो कैसे कैसे किया, G कैसा था, ऑन टू था, G ऑन टू था, तो हर C के लिए G में एक B जरूर होगा, ताकि G ऑफ B विल बी इक्वल टू C, अब इस B के लिए फिर से एक A मिलेगा अंडर F, सच दैट F ऑफ A इक्वल टू B, क्योंकि F और G दोनों के दोनों कैसे हैं, ऑन टू, तो यहां से ये प्रूव हो गया कि दो बाइजेक्शंस का कंपोजिशन भी एक बाइजेक्शन होता है, यानी अगर दो 1 1 ऑन टू फंक्शन को कंपोजिट करके एक नया फंक्शन बनाया जाए तो फंक्शन भी एक बाइजेक्शन ही होगा, वो भी 1 1 ऑन टू ही होगा. चलिए ये हो गई प्रॉपर्टी 3, एंड आई थिंक यही तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो मैं पढ़नी थी, ठीक है, तो ये हो गई तीन प्रॉपर्टीज. तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल, एसोसिएटिव होता है, और तीसरा बाइजेक्शन से कॉम्पोजिशन करें तो आंसर भी एक बाइजेक्शन ही आता है. अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन. Let us see what do we mean by inverse of a function. Let f a to b be a 1 1 on to function, be a 1 1 on to यानी bijective function, then there exists a unique function g from b to a such that, what is that such that? Such that fx equal to y implies by g of y equal to x for all x comma y, for all x belonging to a, एक तो ये चौक भी बड़ा मुश्किल है यार, for all y x belonging to a and y belonging to b. कहने का मतलब क्या है
एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है ए से बी, ठीक है, तब उसके लिए हमेशा एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा सच दैट g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a। और वो कैसे ऐड करता है, अगर f x का y बनाता है तो वो y का क्या करेगा, x बना देगा। if f converts x to y then g will convert y back to x, then g is, यार ये चौकी बर्बाद है, then g is said to be the inverse of f and is denoted by g equal to f inverse। तो जरा समझें, आपके पास एक फंक्शन है जो क्या करता है, x को y बनाता है, और g क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो y को वापस क्या बना देता है, x बना देता है। तब उस केस में g क्या कहलाएगा, f का इन्वर्स कहलाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लागू हैं कि ऐसा कब हो सकता है। पहली बात, f क्या होना चाहिए, a टू b, एक बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। ज़रा समझें ऐसा क्यों है, क्या है। मान लीजिए ये सेट है a, ये सेट है b, और ये फंक्शन है f, और ये, तो आप समझ सकते हैं अगर f एक फंक्शन ऐसे डिफाइंड है तो g जो फंक्शन होगा वो g b टू a डिफाइंड होगा, और वो कैसे डिफाइंड होगा, वो ऐसे डिफाइंड होगा। दैट इज हाउ g विल बी डिफाइंड। इफ दिस इज x1 एंड दिस इज y1, तो इसने x1 का क्या बनाया, y1, तो ये y1 का वापस क्या बना देगा, x1 से दिस इज x2 एंड से दिस इज y2, तो ये इसने x2 का बनाया y2, तो ये y2 का वापस बना देगा x2, x3, तो ये y3। दैट इज हाउ इट गोज। तो आप समझे, इसमें ऐसा फंक्शन हमें मिल रहा है जो इसका बस उल्टा काम कर रहा है, यानी इनवर्स का मतलब है वो फंक्शन जो इसका उल्टा काम करे। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है, जैसे मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय E इक्वल टू mc²। अगर हम एक ऐसा चीज खोज लें जो कन्वर्ट कर सके एनर्जी को किसमें, वापस मास में, तो वो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, एक इनवर्स प्रोसेस हो जाएगा। तो इनवर्स का मतलब समझेगा क्या हो गया कि अगर f x का y बनाता तो g क्या करना चाहिए, y का वापस क्या बना देना चाहिए, उसको x बना देना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन g हो गया, ये क्लियर हुआ। f11 होना चाहिए। अब f11 क्यों होना चाहिए, क्या इनवर्स उस केस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि जब f11 ना हो। अगर f11 नहीं है, इफ f इज नॉट 11, अगर ये 11 नहीं है, तो अगर f11 नहीं है तो मान लीजिए f इन दो एलिमेंट्स को एक ही एलिमेंट पर मैप करता है और ये तीसरा एलिमेंट है, तो ये f, तो जब आप g डिफाइन करेंगे, देखिए ये तो f हो गया अब की बार, और जब आप g डिफाइन करेंगे इधर से इधर, तो वो आप ऐसे डिफाइन करेंगे, तो ये g क्या होगा इस केस में, ये g इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि एक इनपुट पर कितने आउटपुट मिल जाएंगे रिवर्स प्रोसेस में, 2, तो g अपने आप में एक फंक्शन नहीं होगा। इसलिए g का क्या होना जरूरी है, f का क्या होना जरूरी है, 11 होना जरूरी है, तभी उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होगा, नहीं तो जो डिफाइंड होगा वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है। इसी तरीके से इफ f इज नॉट ऑन टू, अगर f ऑन टू ना हो, इज नॉट ऑन टू, तब क्या होगा, अगर f ऑन टू नहीं होगा तो फिर देखें आप, यहाँ पर कुछ एलिमेंट हैं, 11 तो है मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर कुछ एलिमेंट खाली बचे हुए हैं, तो ये फंक्शन क्या है f, और ये जो रिवर्स उल्टा जो फंक्शन में डिफाइन कर रखा है वो है g। तो क्या g अपने आप में एक फंक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा फंक्शन की डेफिनेशन बहुत पहले शुरुआत में पढ़ी थी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ a शुड हैव अ यूनिक इमेज इन b, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर g जो कि b से a पर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या b के हर एलिमेंट की इमेज है a में, g के अंडर में नहीं है, तो g इज नॉट अ फंक्शन।
उसका मतलब समझ में आया कि फंक्शन क्या है, क्या मतलब है इस फंक्शन का, किसी भी क्लियर है? तो हमने कुल मिलाकर अब ये देखा कि अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू है तब उसका इन्वर्स डिफाइन किया जा सकता है, और उस केस में जो इन्वर्स फंक्शन होता है, अगर एफ ए टू बी है तो इन्वर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा, बी टू ए होगा, ठीक है? और वो कैसे एक्ट करेगा, अगर एफ एक्स का वाई बनाता है तो जी क्या करेगा, वाई का एक्स बना देगा। यहां पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। एक इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा, रेंज ऑफ एफ is equal to domain of f inverse। खुद देख लें, जो इसकी रेंज है वो तो उसकी डोमेन बन गई जी की, और जो इसकी डोमेन है वो जी की रेंज बन गई, तो उल्टा हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो इन्वर्स में कुछ समझ में आया क्या है, ठीक है? चलिए देखें अब आगे। तो देखा अब इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, पहले वो भी देखेंगे हम कि हाउ टू फाइंड इन्वर्स। हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो बाइजेक्शन एफ। तो हम ये सीख रहे हैं अब इसमें कि हम इन्वर्स फंक्शन फाइंड कैसे करेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि भाई अगर एफ 1 ऑन टू है तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं, कहाँ से कहाँ, वापस बी से ए, जो के क्या होगा उसका इन्वर्स होगा और वो उसका उल्टा काम करेगा। लेकिन सवाल उठता है वो फंक्शन कैसे मिलेगा, हाउ विल वी गेट दैट फंक्शन, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो किस रूल को ओबे करेगा। तो देखें, इसको समझने के लिए मान लीजिए एफ एक्स है, सपोज आई टेक 2x + 3, सपोज दिस इज इट। What is f of 1? If I ask you, it will be 5. What is f of say 2? It is 7. और मैं इसके आउटपुट को मान लेता हूँ y = 2x + 3। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि इन्वर्स फंक्शन में जो f का आउटपुट है वो उसका क्या बन जाता है, इनपुट, और जो इनपुट है f का जो इनपुट है वो उसका क्या बन जाता है, आउटपुट। ये बात क्लियर है? f का जो आउटपुट है वो g का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा, और f का जो इनपुट है वो g का क्या बन जाएगा, आउटपुट। क्योंकि अगर f x को y में बदलता है तो g y को वापस x में बदलेगा, तो f का आउटपुट क्या बन गया, g का इनपुट बन गया, और इसी तरह से f का इनपुट g का क्या बन गया, आउटपुट बन गया। तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या है, y, और इनपुट क्या है, x। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो y - 3/2 ये फाइंड कर लिया मैंने, ठीक है? अब यहां देखें, यहां पर एक तरीके से y अब किसका फंक्शन, x किसका फंक्शन हो गया, y का, यानी x क्या बन गया अब, आउटपुट, और y क्या बन गया, इनपुट। आप इसमें क्या रखोगे, y रखते जाओगे और x मिलते जाएंगे। और g में भी तो यही होता है, उसमें y तो क्या बन गया उसका इनपुट, और x का क्या होगा उसका आउटपुट। याद है ना, अगर fx क्या है, y, and this implies and implies by gy = क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, gy x होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ दिस इज g ऑफ y, यानी इनवर्स में ये इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला बन गया। तो g ऑफ x एक तरीके से हमारे पास हो गया x - 3/2, क्योंकि हम कन्वेंशन के तौर पर ये g ऑफ x - 3/2, x की जगह क्या रख देंगे, gx रख देंगे, और y की जगह पर क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो जरा देखो, अगर मैं इसमें 5 पुट करता हूँ, 5 - 3 2/2 कितना हुआ, 1। तो देख रहे हो, इसमें इनपुट क्या रखा, 5, और आउटपुट क्या आया, 1। तो इसका इनपुट हो गया f का आउटपुट। इसी तरीके से यहाँ पर 7 इसमें आउटपुट आया था, 7 इसमें रखते हैं, 7 - 3 4, 4/2 इज 2,
तो वो क्या बन गया, f का इनपुट था। तो ये उल्टा काम कर रहा है ना, इसने 2 का क्या बनाया 7, इसने 7 का क्या बना दिया 2, इसने 1 का क्या बनाया 5 और इसने 5 का क्या बना दिया 1 बना दिया। यानी कुल मिलाकर अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो तरीका क्या हुआ भाई, y बराबर क्या रख दो fx, फिर उसको सॉल्व करो किसकी टर्म्स में, x की वैल्यू निकालो किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में। जैसे आपके पास x की वैल्यू y की टर्म्स में आ जाए उसके बाद क्या करो, y की जगह तो क्या रख दो x और x की जगह क्या रख दो gx या f इनवर्स x, f इनवर्स x या फिर y भी कह सकते हैं। x की जगह y रख दो और y की जगह क्या रख दो x रख दो। तो ये इसका इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला या रूल आपको मिल जाएगा। तो हाउ टू फाइंड, सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू fx, y को fx के इक्वल रखो। सेकेंड, सॉल्व फॉर x इन टर्म्स ऑफ y इफ पॉसिबल। मतलब क्या है, आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x को सॉल्व करेंगे किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में, अगर संभव हो। हर बार संभव नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि महाकसम सॉल्व करके रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। कई बार आप देखेंगे कि सॉल्व हो जाएगा, कई बार सॉल्व नहीं होगा। जब सॉल्व नहीं होगा तो फिर कुछ और देखेंगे क्या करना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम विल फाइंड कि सॉल्व हो जाना चाहिए। तो सॉल्व फॉर x इन टर्म्स ऑफ y इफ पॉसिबल। थर्ड, replace y by x and x by, तो उसमें जब आपके पास x की वैल्यू y की टर्म में आ गई तो अब क्या करें, y को किससे रिप्लेस कर दें, x से, y को x से रिप्लेस कर दें और x को रिप्लेस कर दें किससे, f इनवर्स x या फिर y से। आपके पास इनवर्स तैयार है। तो आपको एक ऐसी मशीन मिल जाएगी जो गिवन मशीन का उल्टा काम करेगी। हमने अपनी आंखों से देखा, इसने 1 का क्या बनाया 5, इसने 5 का क्या बना दिया 1, इसने 2 का क्या बनाया 7, इसने 7 का क्या बना दिया 2। तो ये उल्टा काम कर रही है उसका। तो दैट इज हाउ यू गेट द इनवर्स। लेकिन इनवर्स डिफाइंड कब होगा, ध्यान रखें, जब फंक्शन कैसा होगा 1 1 ऑन 2 होगा। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है तो इनवर्स डिफाइंड हो ही नहीं सकता, इनवर्स फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता। उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया, f11 नहीं है तो उसका इनवर्स फंक्शन ही नहीं होगा। अगर f ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स फिर से फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हटा रहा हूं। यानी कहने का मतलब है अगर f11 ऑन टू नहीं हुआ तो इनवर्स तो मिलेगा लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं? और हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी टॉकिंग ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो अब कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, उससे क्लियर होगा। फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला, f is from r to r plus और fx है 10 to the power x plus 1। ये फंक्शन है। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन। आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो चलिए देखते हैं इनवर्स क्या होगा इसका। तो क्या करना है, y इक्वल टू क्या रखेंगे 10 की पावर x प्लस 1, दोनों साइड पर क्या ले लोगे लॉग, तो लॉग y टू द बेस 10, ये कितना हुआ x प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई लॉग y बेस 10 माइनस 1। तो इसका मतलब अब x को किससे रिप्लेस कर दोगे, f इनवर्स x से, और y को किससे रिप्लेस कर दोगे x से। तो ये इनवर्स हो गया। अब देखो गौर से देखो, अगर तुम इसमें x को कितना रखते हो, इफ यू पुट इन x इक्वल टू 1, x को 1 रखा तो आपके पास f1 कितना आया, f1 आया 100। अब f इनवर्स ऑफ 100 देखो, f इनवर्स ऑफ 100, यहाँ 100 रखोगे log 100 बेस 10 माइनस 1, log 100 बेस 10 नहीं होता 2 होता है, तो इट विल बी 2 माइनस 1 1। तो देख रहे हो इसने 1 का क्या बनाया 100, इसने 100 का क्या बना दिया 1।
इनवर्स उल्टा काम कर रहा है। क्लियर है? अगर मैं आपसे इसकी डोमेन पूछूं, इसकी डोमेन, व्हाट इज डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो डेफिनेटली आप बोलोगे ओपन 0 से इन्फिनिटी यानी कि आर प्लस, यही बोलोगे। और यहाँ देखो ये इसकी क्या थी, रेंज, ये इसकी रेंज थी, तो इसकी डोमेन किसके बराबर हो गई, रेंज ऑफ एफ के बराबर हो गई। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। और एक चीज़ और, अब अगर मैं आपसे इसकी रेंज भी पूछूं तो देखो इसकी रेंज, लॉग की जो रेंज होती है वो क्या होती है, पूरा आर, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, -1 करके माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेंज ऑफ एफ इनवर्स, दैट विल बी आर, दैट विल बी द रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और ये एफ इनवर्स का रेंज हुआ एंड दैट इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। तो वो जो बात हमने यहाँ कोने में लिखी थी वो बात भी समझ में आ गई होगी कि इनवर्स फंक्शन में का जो रेंज होता है वो तो एफ का डोमेन बन जाता है, और इसी तरह से जो एफ इनवर्स का डोमेन होता है वो रेंज ऑफ एफ होता है। ठीक है, सो दैट इज इट। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इनवर्स फाइंड करना कुछ खास मुश्किल नहीं है। Say I have a function again, b, f is from -2 से infinity to r, and fx is 1 plus ln of x plus 2। ठीक है, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो आप y इज इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ x प्लस 2 रख दो, ये रख दिया मैंने। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ln ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो x प्लस 2 e की पावर y माइनस 1, तो x इज इक्वल टू e की पावर y माइनस 1 माइनस 2। अब x की जगह रखेंगे f इनवर्स x, e की पावर x माइनस 1 माइनस 2, सो दैट इज द इनवर्स ऑफ दिस। और अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये फंक्शन इसका क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया। तो इनवर्स फाइंड करना कुछ खास मुश्किल नहीं है, आराम से फाइंड किया जा सकता है। एक प्रॉब्लम और देख लें इनवर्स फाइंड करने के लिए। सी से f is a function from 0 to 1, from r to 0 to 1, is a function from r to 0 to 1, and fx is defined as 2 to the power x upon 1 plus 2 to the power x। ये फंक्शन है, हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, फिर से y इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस वाई इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई, यही आएगा। तो x कितना हो गया, x इज लॉग टू द बेस 2 ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई। तो अगर मैं इसका अब x को जगह, x की जगह पर क्या रखें हम, f इनवर्स x, और y की जगह पर x, तो log x upon 1 minus x, that is what we get finally। तो ये इसका इन्वर्स हो गया। और अगर देखो मैं इसका डोमेन फाइंड आउट करूंगा तो वो ये आएगा 0 to 1, x upon 1 minus x should be greater than 0, तो x belongs to 0 to 1, तो ये आ गया। तो उल्टा हो जाता है। तो यानी कुल मिलाकर इन्वर्स फंक्शन में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर f a to b है तो g कहाँ होगा, b to a होगा, पहली बात। दूसरी बात, डोमेन ऑफ f a है तो रेंज ऑफ f इनवर्स क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी इस f का डोमेन रेंज ऑफ f इनवर्स। इसी तरह से रेंज ऑफ f विल बी डोमेन ऑफ f इनवर्स, दैट इज इट। तो अभी तक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा हमने, फिर आगे देखते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स,
Let us see these properties. तो पहली प्रॉपर्टी, the first property says that inverse of a bijection is unique. Inverse of bijection is unique. यानी कि दुनिया में inverse of a bijection is unique. यानी एक फंक्शन का सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा, एक से ज़्यादा इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यानी एक मशीन का उल्टा काम करने वाली दुनिया में सिर्फ एक ही मशीन होगी, एक से ज़्यादा मशीन हो ही नहीं सकती। तो लेट अस प्रूव इट। लेट एफ ए टू बी अ बाइजेक्शन। ये बाइजेक्शन है एंड इफ पॉसिबल let G and H be its two inverses. तो आपको ये तो मालूम ही होगा कि G फिर कहाँ से कहाँ होगा, B to A होगा, और H भी कहाँ से कहाँ होगा, B to A होगा। दोनों की डोमेन तो B ही होगी, ये बात तो निश्चित है कि G और H की डोमेन दोनों की B होगी। अब मुझे दिखाना है अगर दो फंक्शंस सेम हैं, असल में हमने यहाँ कितने इन्वर्स मान लिए, लेट इफ पॉसिबल एंड इफ पॉसिबल लेट जी एंड एच बी इट्स टू इन्वर्सेस। कितने इन्वर्स मान लिए, दो। और अगर हमें दुनिया में दिखाना कि दुनिया में इन्वर्स सिर्फ एक ही है, तो उसका करने का मैथमेटिक्स में तरीका क्या, हम मान लेते हैं दो हैं और फिर अंत में दिखाते हैं देखो ये दोनों अलग नहीं है बल्कि कैसे हैं, सेम है। यानी अगर आप दो अलग अलग इन्वर्स भी मानते हो तो अल्टीमेटली दे कम आउट टू बी द सेम फंक्शन, and from there we can say the two different functions, two different inverses cannot exist. तो तरीका समझ में आया। ये चीज़ मैट्रिक्स में भी आएगी कि मैट्रिक्स का इन्वर्स दुनिया में सिर्फ एक ही होता है, मैट्रिक्स अभी पढ़ेंगे आगे। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स एक ही होता है, तो वहाँ भी हम क्या कैसे प्रूव करेंगे किसी चीज़ को कि इन्वर्स एक ही होगा या फिर इट विल बी यूनिक। तो क्या करेंगे, दो चीज़ मान लेंगे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दो पॉसिबल इन्वर्सेस हैं, और फिर दिखाएंगे कि वो दोनों इन्वर्सेस अलग अलग नहीं हो सकते, कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो इन्वर्स हैं जी और एच। जी कहाँ से कहाँ है, बी से, और एच कहाँ है, बी से ए। हमें ये शो कर दें अगर हम कि जी और एच कैसे फंक्शन होंगे, इक्वल फंक्शन होंगे, आइडेंटिकल फंक्शन होंगे, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि भाई दो अलग अलग इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो लेट बी बिलोंग्स टू बी, एक एलिमेंट उठाया बी में, तो जी ऑफ बी। अब देखो एफ कैसा फंक्शन है, एक बी उठाया हमने बी में, सिंस एफ इज ऑन टू इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक ए मिलेगा ए में, सच दैट एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू बी। एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, ठीक है। एफ ऑफ ए बिकम्स इक्वल टू बी। दिस फर्दर इम्प्लाइज अगर एफ ऑफ ए बी के इक्वल है, सो दिस इम्प्लाइज जी ऑफ बी विल बी इक्वल टू ए एंड एच ऑफ बी will also be equal to A. So from here we get G of B equal to H of B for all B belonging to B. तो इसका मतलब देखो इन दोनों की डोमेन पहले से सेम थी और हर इनपुट पर दोनों आउटपुट भी सेम दे रहे हैं, दे गिविंग द सेम आउटपुट ऑन ईच इनपुट, दे गिविंग द सेम आउटपुट। और आपको याद हो दो फंक्शन इक्वली आइडेंटिकल कहलाते हैं कब, तीन कंडीशंस थी, दोनों का डोमेन सेम, दोनों का रेंज सेम, और तीसरा कंडीशन था हर इनपुट पर आउटपुट भी सेम। और आपको याद होगा वहाँ बताया था अगर आप सिर्फ यह प्रूव कर दो कि दो फंक्शंस का डोमेन सेम है और हर इनपुट पर आउटपुट भी सेम है तो ऑटोमेटिकली रेंज इक्वल हो ही जाएगी। यानी सिर्फ दो ही पॉइंट्स प्रूव करना काफ़ी होता है इन ऑर्डर टू शो दैट टू फंक्शंस आर इक्वल और आइडेंटिकल। तो पहला चीज़ तो दोनों का डोमेन तो पहले ही सेम है, बी है दोनों का डोमेन, और हमने ये भी प्रूव कर दिया हर इनपुट पर आउटपुट भी सेम आता है। सो दिस इम्प्लाइज G is equal to H, that is they are equal functions. ये कैसे functions हैं, equal functions हैं, therefore inverse of F is unique। F कैसा हो गया, unique हो गया।
तो आई होप ये क्लियर हो गया, ये डेरिवेशन समझ में आया कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन यूनिक होता है, एक फंक्शन के एक से ज़्यादा इन्वर्स हो ही नहीं सकते। और वो ऑब्वियस सी बात है, अगर एफ ऐसे मैप करता है तो जी उसका उल्टा मैप करेगा, और उल्टा मैप करेगा तो मैप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, दो इन्वर्सेस पॉसिबल नहीं है। तो आज हमने प्रॉपर्टीज काफ़ी सारी पढ़ रहे हैं, बल्कि हमने पहले पढ़ी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन और अब पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो इस प्रॉपर्टी का एक प्रॉब्लम और करते हैं जहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को एक तरीके से यूज़ भी करेंगे। तो लेट अस सी अ प्रॉब्लम ऑन दिस। से इफ आई हैव f from R to R and then fx is equal to टू e की पावर x by 2 माइनस e की पावर माइनस x by 2 ये फंक्शन है हमारे पास, और हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है, फाइंड एफ इन्वर्स। तो हमेशा की तरह जैसा मैं कहता हूँ, आप वीडियो पॉज कर दें और इसको फिर खुद से करके देखें। तो एफ इन्वर्स फाइंड करेंगे कैसे, y इक्वल टू ई की पावर x by 2 माइनस ई की पावर माइनस x by 2 तो आपके पास आ गया 2y ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x by 2। तो ये हो गया ई की पावर x by 2 इंटू 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस 1। तो ई टू द पावर x माइनस वाई इंटू 2y इंटू ई की पावर x by 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये आप ई की पावर x by 2 को t मान लें तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 2yt माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि हमने क्या किया, y के इक्वल रखा, फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में, वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी आएगी जरा देखें, तो t विल कम आउट टू बी माइनस बी का मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस b, तो माइनस b इधर 2y माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4 अपॉन 2a। तो t हो गया आपके पास y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1। तो आपके पास आ गया e की पावर x by 2 इज इक्वल टू y प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1, या फिर y माइनस रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1। ये आया आपके पास में, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट वी गेट इन दिस केस। अब आपके पास यहाँ कितने आंसर्स आ गए, 2 आंसर्स आ गए। अब आपको देखना होगा इन दोनों में से, अगर मैं लॉग ले लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 ln ऑफ y प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा क्या आ जाएगा 2 इंटू ln ऑफ y माइनस रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1। ये 2 वैल्यूज आ गई आपके पास में। आई होप ये क्लियर हो गया, ये बात समझ में आई। लेकिन आप एक चीज़ गौर से देखें, यहाँ पर आपके पास है कितना, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ है y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आप देखें इसको गौर से देखो, इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर आप ये वाला पार्ट देखें तो ये वाला पार्ट में जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव नंबर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 1 का जो रूट होगा वो y से बड़ा होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का रूट ही मॉड y आता है। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 का रूट तो मॉड y से भी बड़ा होगा, और मॉड y से एनी टाइम बड़ा है। तो इसका मतलब y प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1 कैसा नंबर होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम y को 0 रख के देख लो, तो y को 0 रखोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस 1 नेगेटिव। आप 2 रख लो, 2 माइनस 4 प्लस 1, 2 माइनस रूट 5 वो भी नेगेटिव है।
और e की पावर x बाई 2 कैसा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप इसे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या चीज यूज हुई, आपको देखने में लगेगा कि इनवर्स कितने आ गए, 2, लेकिन इनवर्स आया कितना, सिर्फ एक ही इनवर्स आया। क्यों आया, क्योंकि इनवर्स ऑफ फंक्शन इज यूनिक, एक ही इनवर्स होता है, एक से ज्यादा इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हमें e की पावर x बाई 2 की 2 वैल्यू मिली थी, लेकिन 2 वैल्यू जैसी आई आपको दिमाग में आना चाहिए यार 2 तो हो नहीं सकती, सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, क्योंकि इनवर्स कैसा होता है, यूनिक होता है। तो आप देखें इनमें से कौन सा वैल्यू रिजेक्ट होगा। तो आपके पास f इनवर्स ऑफ x फाइनली कम्स आउट एज 2 ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये इसका इनवर्स हो गया, और आपको वो समझ में आ गया कि वो रिजेक्ट क्यों हुआ। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम देखते हैं, बिल्कुल इससे मिलता जुलता, ये हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट इज f फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू 1 टू इंफिनिटी। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये भी। f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2। यू हैव टू फाइंड f इनवर्स। तो f इनवर्स फाइंड करने के लिए फिर से y इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर माइनस x बाई 2, तो ये हो गया e की पावर 2x प्लस 1 बाई 2 e की पावर ऑफ x। तो अब आप e की पावर ऑफ x को कुछ एज्यूम कर लें, t, तो आपके पास आ गया t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो t 2ty माइनस t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से t की वैल्यू आ गई 2y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4y स्क्वायर माइनस 4 बाई 2। तो e की पावर x हो गया, क्योंकि आपको याद होगा हमने यहाँ क्या किया था, t को क्या रखा था, e की पावर x। तो e की पावर x इज इक्वल टू y प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 एंड y माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1। अब फिर से कितने इन्वर्सेस दिखाई दे रहे हैं, 2। क्यों, लॉग लेंगे तो x की 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी, लेकिन फिर से बताया दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार 2 इन्वर्स हो नहीं सकते, इन्वर्स तो सिर्फ होगा तो कैसा होगा, यूनिक होगा, तो इनमें से एक आंसर को रिजेक्ट होना चाहिए। फिर कई लोग कहते हैं सर ये रिजेक्ट कर दो, बोले रिजेक्ट कर दो, बोले सर ये नेगेटिव है और e की पावर x कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। लेकिन आप गौर से देखो ये नेगेटिव नहीं है, इट इज नॉट अ नेगेटिव नंबर। क्यों, वाई स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू तो वाई स्क्वायर से कम आएगा, तो इसका जो रूट आएगा वो वाई से बड़ा आ जाएगा, वाई से छोटा आ जाएगा, तो ये डिफाइंड हो जाएगा उस केस में। क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ वाई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से इन्फिनिटी। जैसे आप 2 रख लो यहाँ पर, ये रखा 2, 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, 2 माइनस रूट 3 डिफाइंड है भाई। पिछले वाले प्रॉब्लम में बात अलग थी, पिछले वाले प्रॉब्लम में क्या था, y माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 था, तो उसमें वाई स्क्वायर प्लस 1 कैसा था, y से बड़ा था, जब सब्ट्रैक्ट करते तो नेगेटिव आ जाता है, और e की पावर x कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। क्लियर हुआ, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव है। अब सवाल उठता है इसको रिजेक्ट कैसे करें, अब वो सोचने वाली बात है। अब आप एक चीज देखें, फंक्शन में अगर मैं इस वाली चीज को, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन वाई प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1, आई कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो। इसको रैशनलाइज कर दिया बस मैंने, ठीक है सर, रैशनलाइज इट। तो फिलहाल ये आ गया मेरे पास में। अब आप यहाँ देखें इस फंक्शन में, अगर x इन्फिनिटी जाता है, एज x गोज टू इन्फिनिटी, एज x गोज टू इन्फिनिटी, वेयर डज fx गो, वेयर डज fx गो, इन्फिनिटी पर ये भी इन्फिनिटी जाएगा, ये जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हुआ, देखो e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी बाई 2 बनेगा, और ये कितना होगा 0। ये 0 क्यों होगा, क्योंकि 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, और 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी इज 1 बाई इन्फिनिटी विच विल बी गोइंग टू 0, तो दिस विल गो टू इन्फिनिटी।
यानी यूं कहूं कि जब x इन्फिनिटी जाता है तो y भी जो आउटपुट है वो भी कहाँ जाता है, इन्फिनिटी जाता है। तो इनवर्स में उल्टा होना चाहिए। क्लियर है, इनवर्स में भी उल्टा होना चाहिए। उल्टा मतलब अगर उसमें इनपुट इन्फिनिटी जाता तो आउटपुट भी इन्फिनिटी जाना चाहिए। यानी as x goes to infinity, y goes to infinity. That is, as x goes to infinity, y goes to infinity. तो इनवर्स में as y goes to infinity, then x should go to infinity. तो अगर मैं यहां पर y tending to infinity रखता हूं इसमें, तो देखो जब y infinity जाएगा तो ये पूरा कार्यक्रम कहां जाएगा, नीचे बन जाएगा infinity. This will go to 0. So as y tends to infinity, this quantity 1 upon y plus root of y square minus 1 goes to 0. इसलिए ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि इनवर्स का काम कर ही नहीं रहा है। क्योंकि फंक्शन में अगर x इन्फिनिटी जाता तो y भी इन्फिनिटी जाता, तो इनवर्स में y इन्फिनिटी जाने पर x भी कहाँ जाना चाहिए, इन्फिनिटी जाना चाहिए। बट इट इज गोइंग टू 0, इट मीन्स x इज गोइंग टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि e की पावर x इसके इक्वल है। तो ये रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट समझ में आया क्यों हुआ, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, और ये 0 जा रहा है तो e की पावर x 0 जा रहा है, और e की पावर x 0 कब जाएगा, जब x कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी जाएगा। सो दिस गोज टू 0 implies x गोज टू माइनस इन्फिनिटी। x कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गया। जबकि इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो अगर y इन्फिनिटी जाता है तो ये भी पूरा का पूरा इन्फिनिटी जाएगा, तो x will go to infinity. It means this is rejected. So what is accepted? This is accepted. So we have e to the power x is equal to y plus root of y square minus 1. तो x हो गया ln of y plus root of y square minus 1. तो यानी f inverse of x is in this case ln of x plus root of x square minus 1. ये हो गया। तो आपको यहाँ ये चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ पर जैसे आपके पास दो आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए, यार इसमें से एक रिजेक्ट होगा और एक एक्सेप्ट होगा। कौन सा एक्सेप्ट होगा कौन सा रिजेक्ट होगा वो आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले में तो हमने देख लिया कि वो e की पावर x/2 नेगेटिव आ जाता है अगर मैं y माइनस रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1 ले लेता हूँ, तो आउटराइटली रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसके लिए x ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि e की पावर x हमेशा x/2 हमेशा कैसा था, पॉजिटिव। जबकि इस केस में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, थोड़ा धर्म संकट है कि किसको रिजेक्ट करें। तो आपने इसको रैशनलाइज किया और ये ऑब्जर्व किया कि f में जैसे x इन्फिनिटी जाता है तो f की वैल्यू इन्फिनिटी जाती है। तो इनवर्स में क्या होना चाहिए, जैसे ही y इन्फिनिटी जाए x भी कहाँ जाना चाहिए, इन्फिनिटी। लेकिन इस केस में उल्टा हो रहा है, इस वाले केस में x माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, इसलिए ये वाला रिजेक्ट हो गया और ये एक्सेप्ट हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अगले टर्न का मैं आपको थोड़ा होमवर्क बता देता हूँ। तो अगले टर्न पर आप एक्सरसाइज 1 में हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। तो 1 तो लगभग हो गया है, पूरी हो गई है लगभग। और एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कर लें। फिर तो एक्सरसाइज 2 आप कर लें, और एक्सरसाइज 2 के बाद में आप एक्सरसाइज 5 में, इन एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 1 ये करें, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 ये भी कर लें। फिर साथ में आप कर लें क्वेश्चन नंबर 12 तो शायद हम कर भी चुके हैं, आई थिंक, नहीं 12 नहीं किया,
क्वेश्चन नंबर 12 कर लें। तो ये थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये तो बीच बीच में से उठा उठा के करना पड़ रहा है, ठीक है। और एक्सरसाइज 5 भी लगभग ख़त्म ही है, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा बचा है पोर्शन। बस इतना ही करें, ठीक है। सिर्फ ये 3-4 प्रॉब्लम्स करें अच्छे से, और ये लेक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करें, देखें, पढ़ें, दोबारा से देखें इसको 1-2 बार, ठीक है। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।